तो बच्चों आइए हम लोग अब आर्यभट्ट जो पाठ है उसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित। इसके पहले हम लोग शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। आर्यभट्ट पाठ में शब्दार्थ हैं, जैसे वेधशाला है। तो वेधशाला का मतलब है खगोलीय पिंडों के बारे में जानने वाला एक प्रयोगशाला, जिसमें दूरबीन आदि यंत्रों की सहायता से खगोलीय पिंडों का अध्ययन, उनकी उनका रंग, रूप, आकार, उनकी गति, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसे हम कहते हैं वेधशाला। अनुपम, अनुपम का मतलब होता है अनूठा, बहुत सुंदर। सतत, सतत मतलब लगातार। नक्षत्र, नक्षत्र कहते हैं तारा को। मिति, मिति मतलब माप। अपूर्व मतलब जिसको पहले न हो। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्सुकता। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब आकाश। उपग्रह, उपग्रह मतलब ग्रहों को परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाता है। व्यास, पृथ्वी के केंद्र से खींची जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, व्यास कहलाता है। अगला अब प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। सही और गलत का निशान लगाना है। सही वाक्यों पर सही का निशान और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। तो यह वाक्य सही है या गलत है? तो यह वाक्य गलत है, गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे, खगोलविद थे। दूसरा प्रश्न है वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। तो यह भी गलत है। पाटलिपुत्र उनका कर्म क्षेत्र था, कर्म भूमि थी, लेकिन वह उनका जन्म अशमक प्रदेश में हुआ था। एक बात गलत है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। यह वाक्य सही है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, तो यह वाक्य सही है। अगला है चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, सही का निशान है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की? तो आर्यभट्ट ने खगोल विद्या, ज्यामितीय विद्या, ज्योतिष विद्या और अनेक सूत्र स्थापित किए, अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और तारामंडल जो है स्थिर रहता है। और यह भी उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह भी उन्होंने बताया पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उस पथ को रवि मार्ग कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वृत्त का व्यास अगर ज्ञात हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात की जा सकती है। तो उन्होंने इस तरह से कई खोजें की, कई प्रकार की जानकारियां दी। उन्होंने रेखा गणित के बारे में, ज्यामिति के बारे में, त्रिकोण के तीनों भुजा, कोणों के अध्ययन, यह सब के बारे में भी उन्होंने बताया। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित के अनेक सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में लिखा है। तो इस तरह से कई मान्यताएं, कई अंधविश्वासों को दूर करके उन्होंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, वैज्ञानिक सूत्र थे, उस पर उन्होंने प्रमाण के सहित, प्रमाण के साथ सूत्र दिया
और वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से उन्होंने ज्योतिष विद्या, गणित विद्या, खगोलीय विद्या, रेखा गणित, ज्योतिष, यह सब पर उन्होंने नई नई जानकारियां दी। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं? तो अंधविश्वास से अभिप्राय यह है कि वह मान्यताएं, वह परंपरा जो तर्क पर आधारित नहीं हो, जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सके, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सके, जिसे तर्क या प्रयोग के द्वारा सही नहीं ठहराया जा सकता है, केवल मान्यता है, परंपरा है, तो इसे हम कहते हैं अंधविश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना? तो आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में मानना यह था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आती हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को उन्होंने खगोलीय घटना माना। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ? तो आर्यभट्टीय में ग्रंथ में खगोल विद्या है, रेखा गणित है, ज्यामिति है, ज्योतिष विद्या है, यह सबके सूत्र उस ग्रंथ में लिखे गए। रवि मार्ग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है। तो रवि मार्ग आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं और वह परिक्रमा एक निश्चित मार्ग पर करते हैं। तो जिस निश्चित मार्ग पर आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे उन्होंने रवि मार्ग कहा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो आर्यभट्टीय के एक श्लोक से पता चलता है कि जब उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, जब उसमें सूत्र स्थापित किए, उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष की। तो यह प्रश्न थे बच्चों। आइए अब हम लोग व्याकरण के पक्ष का प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में है, एक उदाहरण दिया हुआ है, विज्ञान जोड़ इक, तो इससे क्या बनेगा? वैज्ञानिक। इसमें इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय जोड़कर विज्ञान में वैज्ञानिक शब्द बनाया गया। इसी तरह से इक जोड़कर और भी कुछ शब्द बनाना है, तो इतिहास शब्द में अगर इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो ऐतिहासिक शब्द बनेगा। जीव शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो जैविक बनेगा। राजनीति शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो राजनीतिक बनेगा। भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो भौगोलिक बनेगा। परंपरा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो पारंपरिक बनेगा। नीति में अगर इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो नैतिक बनेगा। उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो औद्योगिक बनेगा। इस तरह से कई शब्द हैं जो इक प्रत्यय जोड़कर बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द है उपग्रह, उद्योग, भौगोलिक, नैतिक, पृथ्वी। तो उपग्रह से क्या वाक्य बने? तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। उद्योग, भारत में कोयला उद्योग सीमित संसाधन वाला उद्योग है। भारत में कोयला उद्योग सीमित संसाधन का उद्योग, आप ऐसे भी इसका वाक्य बना सकते हैं। या भारत में सूती वस्त्र उद्योग अच्छी स्थिति में है। या भारत उद्योग धंधों का देश है, ऐसे लिख सकते हैं। उद्योग से आप कई प्रकार के वाक्य। भौगोलिक,
भारत की भौगोलिक दशा सुंदर है या भारत की भौगोलिक स्थिति विषम है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नैतिक, हमें नैतिक मूल्यों में विश्वास करना चाहिए, हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह से आप नैतिक से वाक्य बना सकते। पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को और आ के उच्चारण में अंतर पर ध्यान देते हुए बोलिए। अनुभव, तो अनुभव में अ की अ मात्रा है, अ स्वर है, तो इसका उच्चारण होगा अनुभव। अगला शब्द है आकाश, आकाश में आ जो है वह स्वर आ है, तो आकाश। अनेक, यहाँ अमात्र अस्वर है। आकार, आकार यहाँ आ स्वर है। आधुनिक, इसमें भी आ स्वर है। अपितु, इसमें अ स्वर है। अनुपम, यहाँ भी अ स्वर है। आर्यभट्ट, यहाँ आ स्वर है। अनुसंधान, यहाँ अ स्वर है। तो इस तरह से अ और आ का उच्चारण करने के समय हमें सावधान रहने की जरूरत होती है, ताकि सही उच्चारण से ही सही अर्थ बोध होता है। अगला प्रश्न है गतिविधि का। संध्या के समय आकाश में सूर्य को देखते हुए सूर्यास्त का वर्णन कीजिए। तो संध्या के समय सूर्यास्त का वर्णन करना है। तो संध्या के समय सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है। सूर्यास्त के पहले चारों ओर आकाश में लालिमा छाती है। सूर्य जो है वह पेड़ पौधों के खुनगी पर नजर आता है। सूर्य का प्रकाश धीमा होने लगता है, उसके चारों ओर लालिमा आने लगती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होता है। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। इस समय पक्षियां अपने घोंसलों की ओर, पेड़ पौधों पर जो उनका आश्रय होता है उस ओर उड़ती हुई जाती हुई नजर आती हैं। तो इस आकाश में पश्चिम का जो हिस्सा होता है वह लालिमा लिए हुए होता है। यह सौंदर्य आकर्षक होता है। तो इस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि पृथ्वी स्थिर एवं सूर्य सहित बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी सहित बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इन दोनों बातों में से आप इसे सही मानते हैं? तो वैज्ञानिक का जो मानना है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और बाकी ग्रह चारों ओर घूमते हैं, तो यह मत से हम लोग सहमत हो सकते हैं। और धर्म ग्रंथों का यह मानना कि पृथ्वी स्थिर है और यह इससे असहमत हुआ जा सकता है, सहमत नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कई जटिल सवालों का हल खोजा। क्या आप बता सकते हैं कि पानी को उबलने पर वह नीचे नहीं गिरता, लेकिन दूध उफान लेकर नीचे गिर जाता है, क्यों? दूध गर्म करने पर उस उफान लेता है तो नीचे गिरता है, जबकि पानी जो है उबलता है लेकिन नीचे नहीं गिरता है। तो इसके लिए यह तर्क है या यह वैज्ञानिक कारण है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलने पर वाष्प बनता है और वह वाष्प ऊपर उठता है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरता है। लेकिन दूध जो है, दूध पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है और दूध को जब गर्म करते हैं तो उसका जो तरल पदार्थ होता है वह गाढ़े रूप में गर्म होकर के दूध के ऊपर आ जाता है और बर्तन के ऊपर आता है तो वह फिर नीचे बर्तन के नीचे आता है, वह वाष्प नहीं बनता है। तो इस तरह से दूध का उफान लेने पर वह नीचे आ जाता है, जबकि पानी में उबलने पर वह नीचे नहीं है बल्कि वह वाष्प बनकर ऊपर हो जाता है। यह कारण है। तो बच्चों, आपने आर्यभट्ट के बारे में जाना कि आर्यभट्ट
जो थे वो भारत के प्रथम गणितज्ञ थे, महान ज्योतिषाचार्य थे, महान गणितज्ञ थे। और उनके जो स्थापित सूत्र हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वह आज भी प्रमाणिक है। और उनके जो सूत्र हैं वह विज्ञान और गणित और ज्योतिष के और उसे मार्ग प्रशस्त किए, जिसके आधार पर उसका विकास हुआ। तो आर्यभट्ट हमारे भारत के महान गणितज्ञ थे और इनके सिद्धांत और सूत्र आज भी प्रमाणिक हैं। और इनके सूत्रों और मान्यताओं से, वैज्ञानिक सिद्धांतों से विज्ञान, ज्योतिष, गणित का विकास हुआ। तो बच्चों, अभी क्लास में समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को शुभ रात्रि।